हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर 15 आवर एनवायरनमेंट का मस्ट डू मॉड्यूल करेंगे। बहुत छोटी सी वीडियो होगी बच्चों, बहुत थोड़े से कॉन्सेप्ट है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं आप कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, और डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करके, टाइम कोड्स का इस्तेमाल करके आप उन टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं जिसे आपको ज़रूरत है। बच्चों, इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि बच्चों हमने मस्ट डू मॉड्यूल साइंस का कंप्लीट कर लिया है। ये लास्ट वीडियो है आज, और मैथ का बहुत पहले ही कंप्लीट कर लिया था। यानी मस्ट डू मॉड्यूल मैथ के जितने भी चैप्टर्स हैं वो चैनल पर मार्क एकेडमी पहले से अपलोडेड हैं। साइंस के सभी चैप्टर्स जो मस्ट डू मॉड्यूल के हैं वो भी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ पहले से अपलोडेड है। ये लास्ट चैप्टर है। तो बच्चों, इस तरह से अभी आपके पास में एग्जाम्स के लिए 30 डेज के अराउंड टाइम बचा हुआ है। बहुत आसानी से आप मस्ट डू मॉड्यूल का इस्तेमाल करके पूरा मैथ और पूरा साइंस आप रिवाइज कर सकते हैं। लेस देन 15 आवर्स, 15 घंटे से कम समय पूरा आप साइंस कर सकते हैं, और इतने ही टाइम में लगभग आप मैथ कर सकते हैं। तो 30 डेज में 30 आवर्स इनफ है आपके रिवीजन के लिए, अगर आप मस्ट डू मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं। तो आप अपने एग्जाम्स को बेहतर करने के लिए मस्ट डू मॉड्यूल का इस्तेमाल कीजिए। आइए बच्चों, मार्क एकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर का रिवीजन। बहुत थोड़े टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हीं को हम रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमारे पास है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बहुत इजी है। ऐसे वेस्ट जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से डिग्रेड हो सकते हैं, यानी डिकम्पोज हो सकते हैं, सड़ गल सकते हैं, उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। हम बचा हुआ खाना या ट्री, प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट है ना, काउ डंग, फूड जो हम लोग वेस्ट होता है, वो सभी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आते हैं, क्योंकि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस से डिकम्पोज हो सकते हैं। तो सब्सटेंसेस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल। फूड वेस्ट, लीव्स, यूरिन एंड काउ डंग। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से हैं? ऐसे वेस्ट जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, डिकम्पोज नहीं हो सकते, हम उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। सब्सटेंसेस दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर सेड टू बी नॉन बायोडिग्रेडेबल। डीडीटी, मरकरी, लेड, यानी मेटल है, ये केमिकल है, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं बच्चों। तो ये दो टॉपिक था, वो छोटे छोटे सिंपल से। नाउ वी हैव फूड चेन। फूड चेन क्या होता है बच्चों? फूड चेन से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर ये ट्रॉफिक लेवल भी दिखाया हुआ है, फिर फूड वेब है, 10% लॉ है। तो इस स्लाइड में ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सबसे पहले फूड चेन क्या होता है बच्चों? ये एक तरह से ऑर्गेनिज्म का सीरीज है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है, ठीक है ना, और वो खुद भी किसी और के द्वारा कंज्यूम किया जाता है, खाया जाता है, फॉर फूड, या आप कह सकते हैं फॉर एनर्जी। तो ये फूड चेन क्या है? द सीरीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स अनदर ऑर्गेनिज्म टू गेट फूड फॉर एनर्जी, ठीक है ना। ये क्या है? फूड चेन क्या है? ये एक सीरीज है ऑर्गेनिज्म की। इट इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड टू गेट एनर्जी। और एग्जाम्पल में आपके पास में ग्रास है, फिर डियर है, फिर लॉयन, यानी डियर जो है वो ग्रास को खाता है और लॉयन जो है वो डियर को खाता है। तो ये एक छोटी सी फूड चेन का एग्जाम्पल हो गया। फूड चेन के बारे में कुछ खास बातें, एक तो ये है कि इसमें जो एनर्जी का फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल है। एनर्जी एक ही तरफ फ्लो करती है फूड चेन में। यहाँ लिखा हुआ है द फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। क्यों है? क्योंकि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी यहाँ पे जो क्लिक पे होता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है। वो कैसे? देखो, जो एनर्जी डियर को ग्रास से मिल रही है, तो ग्रास को डियर से नहीं मिलती है। ग्रास को कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। अब लायन से डियर को एनर्जी मिल सकती है, सॉरी, लायन को, हाँ, डियर से एनर्जी मिलेगी, पर डियर को लायन से नहीं मिलेगी। तो ये एनर्जी का जो फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल है बच्चों। इसे मतलब फूड चेन की एक खास बात के रूप में हम इसे देखते हैं। एक और फूड चेन में खास बात है वो 10% लॉ का है। देखो बच्चों, यहाँ पे प्रोड्यूसर है। अगर हम ये ट्रॉफिक लेवल को देखें, ट्रॉफिक लेवल है, अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरह के आपके यहाँ पहले लेवल पे प्रोड्यूसर है, ठीक है ना। कौन से होते हैं प्रोड्यूसर? ग्रीन प्लांट्स है ना। प्रोड्यूसर कौन है? ग्रीन प्लांट्स। ये प्लांट्स प्रोड्यूसर है। सबसे ज्यादा नंबर में पाए जाते हैं। ये जो ट्राइंगुलर शेप दिखा रहा है ये, या पिरामिड शेप दिखा रहा है, वो ये दिखाने की कोशिश है कि प्रोड्यूसर का नंबर सबसे ज्यादा है, इसीलिए ये सबसे नीचे पाए जाते हैं, चौड़ाई इनकी ज्यादा है, ठीक है। उससे थोड़ा कम प्राइमरी कंज्यूमर है, और इन्हें हम हर्बीवोरस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। ये डायरेक्टली प्लांट से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर है।
उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर है और देन टर्सरी कंज्यूमर है। ये डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल है। एनर्जी का फ्लो प्रोड्यूसर से ऊपर कंज्यूमर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, यूनिडायरेक्शनल है। ये आपका यहाँ 10% लॉ क्या है, यहाँ 10% लॉ ये है बच्चों, मान लीजिए कि अभी प्रोड्यूसर है ये प्लांट और इसके पास 1000 किलो जूल एनर्जी है, ठीक है ना। तो इस प्लांट को, यानी जैसे मान लो ग्रास को ये डियर जब खाता है प्राइमरी कंज्यूमर, तो उसे इस 1000 का सिर्फ 10% ही एनर्जी मिलता है। 1000 का 10% यानी आपका 100 किलो जूल एनर्जी डियर को मिलेगा। अब इस सेकेंडरी लेवल पे जो सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल पे जो ये प्राइमरी कंज्यूमर है, इसको जब कोई सेकेंडरी कंज्यूमर खाता है तो सेकेंडरी कंज्यूमर को भी प्राइमरी कंज्यूमर के पास जितनी एनर्जी मिलती है उसका सिर्फ 10% उसे मिलेगा। नहीं, 100 का 10% 10 हो गया। अब इसको आगे कोई टॉप कार्निवोरस खाता है या टर्सरी कंज्यूमर खाता है तो उसे वो 10 का 10 का जो है 10% 1 है, तो उसे 1 किलो जूल एनर्जी मिलेगी। बाकी 90% एनर्जी कहाँ खर्च होती है भाई, वो बहुत नॉर्मल सी बात है भाई। कोई भी एनिमल है, कोई भी प्लांट है, तो क्या वो सरवाइव करने के लिए उसे लाइफ प्रोसेस की जरूरत नहीं होगी? क्या उसने फूड सिर्फ इसीलिए खाया है कि आगे जाके उसे कोई खा ले तो उसे पूरा मिल जाए? नहीं, उसने अपने सर्वाइवल के लिए, अपने लाइफ प्रोसेस को पूरा करने के लिए भी फूड लिया है। तो वो उस लाइफ प्रोसेस में, मेंटेनेंस में, रिपेयर में, रेस्पिरेशन में, डाइजेशन में, तमाम चीज़ों में खर्च हो जाती है। वो 90% एनर्जी सिर्फ 10% के अराउंड ही बचती है। इसी को हम 10% का लॉ भी कहते हैं, जो यहाँ लिखा हुआ है। ओनली 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल while 80% of energy 90% of energy is used by present trophic level in its life process. This is called 10% law. ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए आएगा तो आप इस तरह से कैलकुलेट करके दिखाना बच्चों। आप डिफाइन करने के लिए आएगा तो ये आप लिखना, ठीक है। फूड चेन हो गया, उसके डायरेक्ट उसके बारे में फीचर्स बात हो गई, 10% लॉ हो गया। अब फूड वेब क्या है बच्चों? फूड वेब जो है फूड चेन के एक तरह से आप यूं कह सकते हो इंटरकनेक्शन, जहां पे फूड चेन बहुत सारे इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं, एक दूसरे में रिलेशनशिप शो करते हैं। अलग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में किस तरह से रिलेशनशिप बन जाता है, उस इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स को हम फूड वेब कहते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स ऑपरेटिंग इन इकोसिस्टम। कोई भी इकोसिस्टम में चलता है और उसमें जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं एक रिलेशनशिप कि ये उसको खाता है, ये उससे भी खाया जाता है, इसका रिलेशन उससे भी है। यानी जैसे मान लीजिए कि रैट है, ठीक है, रैट ने ग्रास खाया, ठीक है। अब रैट को स्नेक भी खा सकता है, एक फूड चेन का पार्ट है, और रैट को ईगल भी खा सकता है, और रैट को मोर भी खा सकता है ना। तो ये अलग अलग फूड चेन के हो सकते हैं ऑर्गेनिज्म जो रैट को खा रहे हैं। तो यहाँ पर फूड चेन में, फूड वेब में क्या होता है, इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स होती हैं जो किसी इकोसिस्टम में ऑपरेट होती है, और वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट करती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं वो। तो ये आपका फूड वेब है। तो इसके डिफाइन में बच्चों याद करके लिख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि मस्ट डू मॉड्यूल का ये लास्ट वीडियो है साइंस का, और मैथ के सभी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। तो आपको जरूर ध्यान देना है कि सभी वीडियोस से आप मस्ट डू मॉड्यूल के मैथ और साइंस को आप रिवाइज कर लें बिफोर एग्जाम। सिर्फ 30 घंटे लगेंगे, अभी आपके पास तो 30 दिन है। अगर आप बहुत अच्छे से करना चाहेंगे, 4-4 बार करना चाहेंगे, तब भी आप 4-4 बार कर सकते हैं बच्चों। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारे पास में है ओजोन लेयर के बारे में। ओजोन लेयर क्या है, उसका क्या फायदा है हमको, कैसे उसको नुकसान हो रहा है, ये सब बातें समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले ओजोन लेयर हमारे एनवायरनमेंट में, ओजोन लेयर क्या है, एक समझ लो प्रोटेक्टिव लेयर है जो O3 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। O3 ओजोन गैस है जो बहुत हार्मफुल गैस है हमारे लिए, अगर हम ब्रीदिंग प्रोसेस में लेते हैं तो। ऑक्सीजन नहीं, लेकिन ऑक्सीजन का ही ये एक तरह दूसरा रूप है ओजोन। अगर इसे लेंगे तो ये हमारे लिए पॉइजनस है। ये हमारे एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, और 12 to 50 किलोमीटर के अबव सी लेवल से ऊपर ये लगभग है, और ये एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है बच्चों। O3 गैस से बना होता है, पर हम इसकी चर्चा यहाँ क्यों कर रहे हैं इसकी चर्चा, क्योंकि इसमें कुछ नुकसान हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटी से कुछ नुकसान हुआ। तो यहाँ पहले हम बात कर लेते हैं ओजोन बनता कैसे। जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में यूवी रेज पड़ते हैं, यानी यूवी रेज पड़ेंगे तो टूट जाएगा O+O में, फिर यही एक O2 के साथ जुड़ जाएगा तो O3 बनाएगा, जिसे हम ओजोन कहते हैं,
ठीक है ना, ओजोन लेयर बन जाती है O3 मतलब। अब ओजोन लेयर एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है क्योंकि वो सन से आने वाली यूवी रेज को, अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है, जो हाईली एनर्जेटिक रेज होती हैं। अगर वो रेज हमारे अर्थ पर आएंगी और उससे क्या होगा, अर्थ पर जब वो आएंगे तो हमारे स्किन कैंसर हो सकता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स को उससे बहुत डैमेज हो सकता है। और बच्चों यूवी रेज बहुत हार्मफुल रेज होती है। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये उल्टा पुल्टा क्या लिखा हुआ है, इसे आपको देखना है, ठीक है ना। अब लगाइए आइडिया क्या लिखा हुआ है, मैं साइड होता हूं, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है आपका आइडिया। आप इसमें ये लिखा हुआ है कि जो हमारे ये ओजोन लेयर है उसको ये CFC गैस जो है, जो AC और रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होती है, वो उसको नुकसान पहुंचाती है, उसे डिप्लीट करती है। CFC गैस डिप्लीट्स ओजोन लेयर, इसलिए मैंने इन्वर्ट करके लिखा हुआ है कि आप उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो इस तरह से आपने ये टॉपिक कंप्लीट किया। नाउ वी हैव बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों, यहां पर केमिकल सब्सटेंसेस का डिफरेंट फूड चेन में एक्यूमुलेशन होता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। यहां पर एक्चुअल में क्या है, जैसे हमारे जो फार्मर्स लोग हैं वो अपने खेतों में पेस्टिसाइड्स डालते हैं या वीडिसाइड्स डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, जो भी केमिकल्स वो डालते हैं, ठीक है। पेस्टिसाइड जैसे एक DDT का नाम है। तो वो होता क्या है, वो खेत में डाला है वो केमिकल किसी मतलब पेस्ट को मारने के लिए डाला है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी है। साइड इफेक्ट क्या है कि कुछ पार्ट उसका जब पानी में सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाता है और प्लांट उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे वाटर के साथ, मिनरल्स के साथ, प्लांट में चला गया। अब बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ वो नदी नालों में भी जाएगा, यानी वाटर बॉडीज में भी जाएगा। वाटर बॉडी से वाटर में रहने वाले एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनके बॉडी में भी ये जाएगा। तो ये जो है ना, हर फूड चेन में जितना ऊपर बढ़ते जाएंगे लेवल पर, वहां पर सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन हो जाता है इन केमिकल सब्सटेंसेस का, और बिना मतलब जाने ही, मतलब अननोनली ये एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो ये सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन जो है हमारे ह्यूमन बॉडी में होगा। जो भी ऑर्गेनिज्म ट्रॉफिक लेवल पर जो है फूड चेन में टॉप पर होगा, उसमें सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन होगा। तो ह्यूमन बीइंग क्योंकि सबसे ज्यादा टॉप पर है, वो सबको खाता है, वो प्लांट भी खाता है, वो एक्वाटिक एनिमल भी खाता है, वो फॉरेस्ट एनिमल भी, सबको खाता है वो। तो ये केमिकल जो DDT है या जो फार्मर ने अपने खेतों में इस्तेमाल किया था पेस्ट को मारने के लिए या फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल किया था, वो केमिकल जो नहीं डिस्ट्रॉय हो पाया या नहीं जो बच गया, सॉइल के द्वारा एब्जॉर्ब हुआ वाटर के साथ में, तो प्लांट की बॉडी में भी गया, बारिश के पानी में रन अवे होकर जो वाटर बॉडीज में भी गया, वहां से एक्वाटिक एनिमल्स की बॉडी में भी गया, तो इन सब में कलेक्ट होता गया। तो इस पूरे कलेक्शन को बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। द इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल like pesticides in the body of living organism at each trophic level of food chain is called biological magnification। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा ध्यान से कि भाई वो चीज जो फार्मर ने खेतों में डाला था वो प्लांट में भी गया एब्जॉर्ब होकर, डालने का पर्पस तो पेस्टिसाइड्स था, मतलब कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए था, लेकिन उसका साइड इफेक्ट है ये कि कीड़े मकोड़े भी मरे, पर साथ में वो फूड चेन में भी एंटर कर गया वो केमिकल सब्सटेंस, जिसका हमारा मतलब नहीं था एंटर कराने का, पर वो फिर भी एंटर कर जाता है। तो ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है। और ह्यूमन बॉडी मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ सच केमिकल एक्यूमुलेटेड इन ह्यूमन बॉडी। और आगे क्वेश्चन भी आएगा क्यों ऐसा है, तो इसलिए कहेंगे कि ह्यूमन बॉडी जो है वो टॉप में आता है, ह्यूमन जो है वो टॉप में आता है फूड चेन के, इसीलिए सबसे ज्यादा ये केमिकल सब्सटेंसेस का एक्यूमुलेशन जो है, यानी सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जो है वो ह्यूमन में ही पाया जाता है बच्चों। इस तरह से हमने ये टॉपिक भी कंप्लीट किया बच्चों। और ये वीडियो आपका अब लास्ट स्लाइड में कुछ क्वेश्चन है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं आपके एग्जाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक, बहुत जल्दी ही 30 डेज के अंदर आपके एग्जाम्स हैं बच्चों। और हमने सभी वीडियो साइंस की और मैथ की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिए, आप उनका इस्तेमाल करके हम तो कहते हैं 30 डेज के आप 30 आवर्स में कर सकते हैं। डेली अगर 1 आवर्स भी करते हैं तो मस्ट डू मॉड्यूल बड़े आराम से हो जाएगा साइंस का, और 1 ही आवर्स में मैथ्स का भी हो जाएगा बड़े आराम से अच्छे से प्रैक्टिस करके। तो बच्चों हमारे पास 2 क्वेश्चन है, एक तो है स्टेट द 10% लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द फूड चेन, मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया है, पीछे डिस्क्रिप्शन में इस्तेमाल कर लीजिए।
और वाई इज मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडीज। ह्यूमन बॉडी में फिर ये भी मैंने अभी बताया कि ह्यूमन जो है वो फूड चेन के टॉप में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा कंसेंट्रेशन इसीलिए केमिकल सब्सटेंसेस का इसकी बॉडी में होगा। 10% लॉ भी मैंने बताया कि हर ट्रॉफिक लेवल पे जब ऑर्गेनिज्म अपने पिछले वाले ऑर्गेनिज्म से एनर्जी लेता है तो उसका 10% ही आगे ट्रांसफर करने के लिए उसके पास होता है, क्योंकि बचा हुआ 90% है वो उसके लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने में खर्च हो जाता है। इसी को हम 10% लॉ कहते हैं। आप डिस्कशन में जाकर दोबारा से सुन सकते हैं बच्चों। तो इस तरह से बच्चों ये हमारे पास कंप्लीट हो गया एग्जाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक, आपसे मिलते हैं नए वीडियो में।